दोस्तों, किसी जमीन, घर या दुकान पर कब्जा करने के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि दुनिया में पूरे कॉन्टिनेंट यानी बड़े आजम पर भी कब्जा करने की साजिश की जा सकती है। जमीन के 7वें बड़े आजम अंटार्कटिका पर अगरचे इंसान नहीं रहते और ना ही वहां कोई घर या मुल्क है, लेकिन फिर भी 7 मुल्क इस कॉन्टिनेंट पर अपना कब्जा जमाने का ख्वाब देख रहे हैं। ये ऐसी जगह है जहां बर्फ के सिवा कुछ भी नहीं। यहां 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहती हैं, जबकि यहां का टेम्परेचर -89 डिग्री तक गिर सकता है। यही नहीं, बल्कि बारिश ना होने की वजह से ये पूरा इलाका इंतहाई खुश्क है। इसे बर्फ का सहरा भी कहा जाता है। फिर ऐसा क्या राज है इस जमीन का कि आज बहुत से मुल्क इस पर अपना कब्जा क्लेम करते हैं? क्या यहाँ कोई खजाना छुपा है या फिर यहाँ कोई सीक्रेट मिशन हो रहा है? ये सब और बहुत कुछ आइए जानते हैं अब्दुल टीवी की इस नई वीडियो में। नाज़रीन, बड़े आजम अंटार्कटिका की दरियाफ्त कब हुई, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतनी बात जरूर है कई 100 साल पहले के नक्शों में भी इसकी तरफ इशारा जरूर मिलता है। ग्रीक फिलोसोफर यानी अरस्तु ने जो नक्शा B.C 350 में बनाया था, उसमें भी इस बड़े आजम को दिखाया गया था। सबसे पहले यहाँ कौन पहुंचा, ये सवाल भी काफी गंभीर है और बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले इस बर्फ के बादशाह पर अपना कदम रखा, लेकिन ऑफिशियली ये कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ एक नॉर्वेजियन जहाज 1895 में पहुंचा था और उसमें सवार नॉर्वेजियन और ब्रिटिश लोगों ने इस बड़े आजम पर अपना कदम रखा था। उसके बाद तो जैसे ये जमीन लोगों के लिए घर की तरह हो गई। बहुत से एक्सप्लोरर यहाँ आए और कई हैरत अंगेज चीजें सामने आती रही। इस दौरान ही ये पता चला कि बर्फ से ढके इस हिस्से में भी हरियाली मौजूद है और मोसिस उग रहे हैं। बड़े आजम अंटार्कटिका का असल हकदार और मालिक कौन है? अगर देखा जाए तो ये एक आजाद जमीन है और कोई भी शख्स या मुल्क इसका मालिक नहीं हो सकता। लेकिन साल 1908 से 1942 तक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइल, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे, इन 7 मुल्कों ने ये कह दिया कि इस बड़े आजम पर इनका हक है और अंटार्कटिका को तकसीम करके हर एक ने अपने हिस्से बना डाले। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन मुल्कों ने अंटार्कटिका के मेन हिस्से में और इसके आसपास आइसलैंड में रिसर्च सेंटर के नाम पर कुछ इमारतें बना डाली और वहां लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया। फिर इस आग में अमेरिका, जापान, यूनियन बेल्जियम और जर्मनी ने भी यहां रिसर्च शुरू कर दी और आज तकरीबन 100 से ज्यादा रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका पर मौजूद हैं, जहां बहुत से मुल्कों के लोग रहते हैं। ये सिलसिला यूं ही चल रहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डिवाइड डी ने यह मशवरा दिया कि क्यों ना अंटार्कटिका को एक आजाद कॉन्टिनेंट बना दिया जाए। इस पर कॉन्फ्रेंस हुई और दिसंबर 1959 में एक करारदाद मंजूर हुई, जिसे अंटार्कटिक ट्रीटी कहा जाता है। इसमें कहा गया कि अंटार्कटिका को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साइंसी तजुर्बात की सबको आजादी होगी और साइंसी तजुर्बात का जो भी नतीजा सामने आएगा वो हर मुल्क दूसरे से शेयर करेगा। इस करारदाद में ये सब तो कहा गया, लेकिन किसी ने भी इस पर से इन 7 मुल्कों का कब्जा मुकम्मल खत्म करने की बात नहीं की। यही वजह है कि ये मुल्क आज तक इसी तरह अंटार्कटिका को अपनी जमीन मानते हैं। इस करारदाद में 12 मुल्क शामिल थे और अमेरिका समेत बहुत से मुल्क आज भी इन मुल्कों का कब्जा तस्लीम नहीं करते और ये करारदाद 2048 में एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन इस करारदाद का इतना फायदा जरूर हुआ कि यहाँ जियोपॉलिटिक्स से ज्यादा साइंटिफिक वर्क किया गया, जिसके नतीजे में बहुत सी मालूमात सामने आई। हर साल यहाँ 4500 साइंसदान आते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर रिसर्च में हिस्सा लेते हैं। इंटरनेशनल साइंटिफिक कमेटी बनती है जिसमें हर मुल्क के साइंसदान शामिल होते हैं। लेकिन फिर भी इस बात का इम्कान मौजूद था कि कोई भी मुल्क अंटार्कटिका में ड्रिलिंग करके वहां से निकलने वाले ऑयल या गैस पर कब्जा कर ले।
या माइनिंग करके वहां से कीमती पत्थर और धात से दौलत कमाए। इसलिए 1991 में एक और करारदाद मंजूर की गई जिसमें कहा गया कि कोई मुल्क बरे आजम अंटार्कटिका में ड्रिलिंग या माइनिंग नहीं कर सकता। ये करारदाद मैड्रिड प्रोटोकॉल कहलाती है। ऐसा करना बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत से मुल्क ऑयल की तलाश में ऐसे फिरते हैं कि फिर बड़ी बड़ी जंगें हो जाती हैं। जबकि एक रिसर्च के मुताबिक अंटार्कटिका के नीचे 19 बिलियन बैरल से ज्यादा ऑयल मौजूद है जो अरबों खरबों डॉलर से भी महंगा है और किसी भी मुल्क के लिए सोने का पहाड़ साबित होगा। और खतरा है कि अंटार्कटिका के ऑयल पर कोई जंग ही न छिड़ जाए क्योंकि साल 2048 में ये करारदाद एक्सपायर हो जाएगी और इसे रीन्यू करना बहुत जरूरी है। अब अगर कुछ मजेदार फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में मौजूद हैं, जबकि साल 2000 के बाद से अब तक किसी मुल्क ने कोई भी नया रिसर्च सेंटर नहीं बनाया। चाइना वो अकेला मुल्क है जिसने 2000 के बाद भी नए रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में बनाए हैं, जहां वो फिशिंग और टूरिज्म की सहूलत देता है। कई अमीर तरीन लोग अपनी प्राइवेट कश्तियों और जहाजों में इलीगली अंटार्कटिका तक गए हैं और सैर करके वापस आए हैं। यूं अब अगर कहा जाए तो फिलहाल अंटार्कटिका एक अलग मुल्क नहीं है और ना ही कोई इसका मुल्क है, लेकिन अलग अलग मुल्क अंटार्कटिका के अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल जरूर करते हैं। इसी वजह से अगर कोई टूरिस्ट ऑस्ट्रेलिया के हिस्सा में जाना चाहे तो उसे वहां ऑस्ट्रेलियन रिसर्च सेंटर से पासपोर्ट पर स्टैंप लगवाना पड़ता है और चाइल्ड या यूनाइटेड किंगडम के हिस्सों में भी यही सूरत हाल है। दुनिया का 60 से 90% तक का फ्रेश पानी अंटार्कटिका के बर्फ में मौजूद है। एक रिसर्च के मुताबिक आज से 50 मिलियन यानी 5 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका का टेम्परेचर 17 डिग्री तक होता था। इसका मतलब यह है कि तब वहां बर्फ नाम की कोई चीज नहीं थी और वहां गर्मी होती थी। अंटार्कटिका का अपना कोई टाइम जोन नहीं है। वहां मौजूद रिसर्च सेंटर अपने अपने मुल्कों के टाइम के मुताबिक ही काम करते नजर आते हैं। इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया के रिसर्च सेंटर का टाइम सामने ही मौजूद फ्रांस के रिसर्च सेंटर से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज।